नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर कृषि वाला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आप जान सकते हैं कि आपके जो यूपी कैडेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ में गेहूं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं गेहूं, वीट, जिसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकन एस्टिवम और जिसकी फैमिली है पोएसी, 2n=42। अब हम बात करते हैं ऑरिजिन प्लेस का, तो साउथ एशिया इसका ऑरिजिन प्लेस है। प्रोटीन गेहूं में जो पाई जाती है उसका नाम है ग्लूटीन, जो 11 से 12% पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं में 90% पाया जाता है। तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली टिटकम स्पीसीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिटकम मोनोकोकम, जो डिप्लाइड होता है, जिसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 14 होता है। अब हम बात करेंगे टिटकम डाइकोकम का, जो टेट्राप्लाइड होता है, जिसका क्रोमोजोम नंबर 28 होता है। इसे इमर गेहूं के भी नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है। और यह गेहूं भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में उगाया जाता है दोस्तों। और हमारे इंडिया में 3 प्रकार के गेहूं उगाए जाते हैं। सबसे पहला है टिटकम एस्टिवम, जो 87% पे, टिटकम ड्यूरम जो 12% पे, और टिटकम डाइकोकम जो 1% पे उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं टिटकम ड्यूरम की, तो यह भी चतुर्गुणित होता है, जिसका 2n=28 होता है। और भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्रफल इसका है, जिससे हम माइक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। और इस गेहूं का प्रयोग सूजी एवं सेवई बनाने में किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टिटकम ड्यूरम का प्रयोग जो होता है वो सूजी एवं गेहूं बनाने में किया जाता है। और यह भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं टिटकम एस्टिवम के बारे में, तो यह हेक्साप्लाइड होता है, जिसका 2n=42 होता है। और इसे हम मैक्सिकान बौना गेहूं या कॉमन ब्रेड के गेहूं के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिए, टिटकम एस्टिवम जो है वो कॉमन ब्रेड गेहूं के नाम से जाना जाता है। और इसकी खेती जो भारत में है वो 87% के क्षेत्रफल पे होती है। गेहूं के बौने जीन का नाम नॉरिन 10। नॉरिन 10 को सर्वप्रथम मैक्सिको में 1960 में खोजा गया, और जिसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर एनी बोरलाग। अब बात करते हैं कि 1967 और 66 में जो हरित क्रांति आई थी, उसमें जो प्रजाति थी गेहूं की कौन कौन सी थी, तो लरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64 आदि प्रजातियां जो थी वो अधिक उपज देती थी। एक जीन वाली किस्म की बात करते हैं तो सोनालिका, सुजाता, ये सब आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंस है एंट्रेंस के बेस पे। और 2 जीन वाली बौनी जो किस्म होती है वो कल्याण सोना, प्रताप, अर्जुन, HD 2329। नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट है, जो अर्जुन HD 2009 किस्म है वो 2,4-D के लिए प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव है। ये ध्यान दीजिएगा, जो अर्जुन HD 2009 लिखा है, प्रजाति है, जो किस्म है वो 2,4-D के लिए सेंसिटिव है। अब हम बात करते हैं 3 जीन वाली बौनी प्रजाति के, तो हीरा मोती, जवाहर ज्योति, लाल बादशाह, ये सभी 3 जीन वाली बौनी प्रजाति हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के गेहूं की, तो सबसे पहले अगर देखते हैं क्लाइमेट, तो ठंडी एवं नम तथा टेम्परेट जलवायु गेहूं के लिए अच्छी मानी जाती है। और जो इसकी मृदा हो वो क्ले लोम मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है बुआई के पर्पज से। और गेहूं के जो अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो दोस्तों वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो गेहूं का अंकुरण तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। और गेहूं का जो आधारित तापमान या बेस टेम्परेचर जिसे कहते हैं वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप पूछेंगे कि आधारित तापमान क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं आधारित तापमान क्या है। वह कम से कम तापमान जिस पर कोई फसल या बीज जमता है या अंकुरण हो सकता है उसे हम आधारित तापमान कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम बीज दर का या सीड रेट का। सीड रेट जो है वो सामान्य दशा में अगर छिटकवा विधि जिसे ब्रॉडकास्टिंग विधि कहते हैं, उसमें 100 केजी पर हेक्टेयर लगता है। और इसकी बुवाई जो हम करते हैं 1 से 15 नवंबर के बीच करते हैं। अब बात आती है दूसरी,
तो पछेती बुआई के लिए 125, जिसे हम लेट सोइंग कहते हैं, 125 केजी पर हेक्टेयर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम बुआई कर सकते हैं। डिबलर से भी बुआई करते हैं, एक डिबलर विधि है जिसमें 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है, और सीड ड्रिल से 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है। अब हम बात करेंगे FIRB विधि से, जो 60 से 75 केजी पर हेक्टेयर बीज लगते हैं। आगे बात करेंगे FIRB विधि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई की विधियां। मेथड ऑफ सोइंग, छिटकवा विधि, यह सबसे सरल विधि है, परंतु इसमें जो बीज दर होता है वो अधिक लगते हैं। अब दूसरी विधि है सीड ड्रिल। छिटकवा विधि की अपेक्षा बीज कम लग पड़ता है तथा यह पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी तथा बीज की गहराई नियंत्रित कर सकते हैं हम सीड ड्रिल की सहायता से। जीरो टिलेज मशीन द्वारा समय की बचत होती है तथा खर्च भी कम होता है, डायरेक्ट हम सीड की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं देसी हल के पीछे बीज का बोना। तो दो प्रकार से बोई जाती है, एक कैरा विधि, दूसरा कोरा विधि। कैरा विधि में देसी हल के पीछे बने कूड़ में हाथों की सहायता से बीजों को बोया जाता है, और यह बीज की मात्रा कम होने की स्थिति में किसान के लिए उपयुक्त है। और कोरा विधि जो होती है, इस विधि में बीज हाथ से न डालकर हल में जुड़ी नाई या फनेल या कीप की बीज से हम डालते हैं। ये देखिए FIRB मेथड क्या है। ये FIRB या गेहूं की बुआई की एक नई विधि है, इसे हम पूरा इसका नाम है फैरो इरिगेटेड रेस्ड बेड, जिसका पूरा नाम है फैरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। अब हम बात करेंगे जल प्रबंधन का। तो जल प्रबंधन जो होता है वो गेहूं में सिंचाई 6 समय पे की जाती है। सबसे पहला है CRI, क्रांतिक अवस्था, जो 20 से 25 दिन पे करते हैं। दूसरा है टिलरिंग, कल्ले निकलते समय, जो 40 से 45 दिन पर करते हैं। तीसरा है लीड ज्वाइंटिंग, गांठ बनते समय 60 से 65 दिन पे करते हैं। चौथा है फ्लावरिंग, पुष्पावस्था, 85 से 90 दिन पे करते हैं। और मिल्किंग जो है, मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था, जो 105 से 110 दिन पे हम सिंचाई करते हैं। और छठवां है डफ स्टेज, दाना बनते समय 120 से 30 दिन पे हम गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। रही बात CRI की, तो CRI की खोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। CRI की खोज SVL भारद्वाज ने की थी, और गेहूं में कुल सिंचाई 6 आवश्यकता होती है। अगर हमारे किसान भाइयों के पास सिंचाई की सारी विधियां या सारा समय, अच्छा समय उनके पास, या सिंचाई की सिस्टम उपलब्ध ना हो, तो अगर सिंचाई के पास एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI अवस्था में पानी देना चाहिए। यदि किसान के पास 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई आप CRI अवस्था पे और दूसरी हम गांठे बनते समय या लीड ज्वाइंटिंग के समय दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसान के पास 4 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई CRI, दूसरी टिलरिंग, तीसरी लीड ज्वाइंटिंग तथा चौथी फ्लावरिंग स्टेज पर हम सिंचाई करते हैं। गेहूं की जो फसल है उसके लिए जो जल की आवश्यकता होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। अगर उस बात करें हम MM की, तो 600 से 800 MM गेहूं की लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों खरपतवार प्रबंधन का, कि गेहूं में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। गेहूं में पहला है बथुआ, जिसका बॉटनिकल नेम है चिनोपोडियम एल्बम। दूसरा है गेहूं का मामा फैलेरिस माइनर, जिसे गेहूंसा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हिरनखुरी, और चौथा है चटरी मटरी। अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन का। तो गेहूं के मामा, जिसका नाम है गेहूंसा, उसको हम सल्फ्यूरान से 25 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं। अगर हमारी फसल में चौड़ी पत्ती से संबंधित कोई खरपतवार लगे हैं तो उसके लिए 2,4-D का हम प्रयोग करते हैं। सकरी पत्ती के लिए भी 2,4-D का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आपको ऐसे रसायन का नाम ना याद हो तो चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं का परीक्षण वजन, टेस्ट वेट ऑफ फीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके कैटेट एग्जाम, BHU, JRF, SRF के थ्रू। तो गेहूं का परीक्षण जो वजन होता है वो 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम, और गेहूं के मामा या टेस्ट वेट गेहूंसा का 2 ग्राम होता है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। तो खोज इसका डोलांड ने 1968 में किया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है?
हार्वेस्टिंग इंडेक्स आप देख सकते हैं, फार्मूला है कि इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, आर्थिक उपज बटे जैविक उपज गुणे 100। इकोनॉमिकल यील्ड क्या है? वो दाना होता है, और जो बायोलॉजिकल यील्ड होता है वो दाना व भूसा दोनों होता है। अगर हम बात करें गेहूं के हार्वेस्टिंग इंडेक्स का, तो 40 से 45% होता है, और गेहूं जो है वो C3 पौधा है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गेहूं C3 पौधा है, और गेहूं जो है वो दीर्घ दिवसीय लॉन्ग डे प्लांट पौधा भी है। सामान्यतः सभी खरीफ पौधे, नोट आप इस पे अवश्य ध्यान दें दोस्तों। आप देख सकते हैं जो भी पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। सामान्यतः जो सभी खरीफ पौधे होते हैं या फसलें होते हैं, आप देख सकते हैं लघु दिवसीय या शॉर्ट डे के अंतर्गत आते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, ये सब शॉर्ट डे प्लांट के उदाहरण हैं। सामान्यतः रबी फसलें जो होती हैं, वो पौधे जो होते हैं उनके फसलें की, वो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, अलसी इत्यादि। डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो सूरजमुखी, टमाटर, बैगन, कुकुरबिट्स, मक्का, ये सभी डे न्यूट्रल प्लांट के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं एक चार्ट बना है, शॉर्ट डे प्लांट किसे कहते हैं, जिसमें कम प्रकाश चाहिए, 8 से 10 घंटे प्रकाश, और अधिक अंधेरा 14 से 16 घंटे हो। और लॉन्ग डे प्लांट में आप देख सकते हैं अधिक प्रकाश 14 से 16 घंटे और कम अंधेरा 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। डे न्यूट्रल में 5 से 24 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। गेहूं में बौनी जीन का उदाहरण कई हैं, 3 आपको दिखाया गया है। सबसे पहला है नॉरिंगटन जो जापान से आया, दूसरा है टम्बथम्ब तिब्बत से आया, तीसरा है ओल्सन ड्वार्फ, ये साउथ रोडेशिया से आया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैटेट के थ्रू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप ध्यान दीजिएगा इसे किस प्रकार से आपको पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से समझना है, जिससे आप विभिन्न तरह के पेपर एग्जाम में आसानी से लिख ले जाएं। अब हम बात करते हैं गेहूं में दाना एवं भूसे का अनुपात, 1:1.5, मतलब 1:1.5। परंतु सभी सिरियल फसलों में दाने का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है। गेहूं की जो बीज है वो कितने बुआई पे कितनी गहराई पे बोना चाहिए, ये हम भूल चुके थे बताने के लिए। आइए हम आपको बताते हैं, 5 सेंटीमीटर पर आप बुआई आसानी से कर सकते हैं। और रही बात उर्वरक की, तो गेहूं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों दिए जाते हैं। 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास दिया जाता है। इसका जो अनुपात है 120:60:40। अब हम बात करेंगे गेहूं में लगने वाले रोग। डिजीज करनाल बंट, जिसके खोज मित्रा ने 1931 में हरियाणा में किया था, जिसका कागज ऑर्गेनिज्म है निमोसिया इंडिका, जो ये फंगस है। दूसरा है गिरुई रस्ट, ये जो फंगस है ये 3 प्रकार के होते हैं: पीली गिरुई, भूरी गिरुई, काली गिरुई, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, जिसका सीओ है पक्सिनिया स्टिफर्मिस। और ब्राउन रस्ट का जो सीओ है वो पक्सिनिया टिटिसिना है, और जबकि काली रस्ट का जो सीओ है वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई है। नोट, आप ध्यान दीजिएगा नोट पे, भारत में गिरुई पर कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर केसी मेहता हैं। कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। अब हम बात करते हैं भारत में कौन सी गिरुई सबसे ज्यादा लगती है, तो आप देख सकते हैं भारत में ब्राउन रस्ट जो है सबसे ज्यादा लगती है। कुछ नीमोटोड है, सेहू रोग जो है वो सिडिल गार्ड नीमेटोड के कारण लगता है। लूज स्मट जो ऑस्टिलेगो न्यूट्राटिटिसियाई के द्वारा लगते हैं। कंट्रोल जो हम करते हैं गेहूं के बीज को वीटावैक्स नामक रासायन से उपचारित करते हैं, और सोलर ऊर्जा द्वारा उपचार करते हैं, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट से। सौर ऊर्जा उपचार को लूथा एवं सतार नामक व्यक्ति ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में कि सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसने दिया था, तो लूथरा एवं सत्तार नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। अब हम बात करते हैं कीट के, तो गेहूं में इंसेक्ट जो है वो गेहूं का माहू,
जिसका सीईओ है मिथमना सेपराटा। गेहूं की गुछिया, जिसका सीईओ है टीनोमिक्स इंडिकस। तीसरा है टर्माइड, जिसका सीईओ है ओडोंटोटर्मिस। गेहूं का जो पूर्वज है वो टिटकम बायोटिकम है। कॉगल्ज ऑर्गेनिज्म ये होता है सीईओ का फुल फॉर्म। तो किसान साथियों या हमारे प्रिय दर्शकों जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, ऐसे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।